स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक वर्ल्ड मैप के रैपिड रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग वर्ल्ड मैप का लेक्चर नंबर 3 को करने वाले हैं। ठीक है, जो कि है महाद्वीप की सामान्य जानकारी। तो पीडीएफ को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या रिवीजन करना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस किस से गुजरती है, क्या है उसका मैप खुला हुआ है। ठीक है, और इधर नोट्स पे आते हैं तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देखिए सबसे पहले बात हम लोगों को पता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को इंटरनेशनल IST बुलाया था। इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम किससे निकलता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय निर्धारण होता है और 180 डिग्री देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस लाइन से निकलता है? तो 180 डिग्री देशांतर से। और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सा होता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कब घोषित किया गया? तो 1884 में वाशिंगटन डीसी में किया गया। यह रेखा स्थलीय भाग से न गुजरे, इसके लिए इसे 8 बार मोड़ा गया। देखिए अगर मान के चलिए कि किसी देश में, मान के चलिए किसी देश, जैसे यहाँ पर मैप में लेते हैं, जैसे ये अगर हम नहीं मोड़ते इसको तो क्या होता है, ये अलास्का या साइबेरिया से होकर गुजरता है। तो फिर क्या होता है, एक ही देश का 2 डेट हो जाता, जो कि बहुत गड़बड़ होता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि यह रेखा स्थलीय भाग से, किसी भी देश के स्थलीय भाग से ना गुजरे। ठीक है, इसके लिए इसको 8 बार, ठीक है, 8 बार इसको मोड़ा गया। देख लीजिए 8 बार मोड़ा गया। देख पहले, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा आर्कटिक महासागर से होते हुए फिर एक बार अलास्का के पास मुड़ा है, फिर बेरिंग सागर के पास मुड़ा है, फिर बेरिंग सागर से होकर अपलेशियन द्वीप हुआ। ठीक है, उसके बाद हवाई द्वीप होते हुए, ठीक है, फिजी द्वीप समूह होते हुए, न्यूजीलैंड की इधर से होते हुए 180 डिग्री रेखा 8 बार मुड़ा है। देखिए 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये मुड़ा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसको क्यों 8 बार मुड़ा गया? ताकि किसी भी देश के स्थलीय भाग से ये ना गुजरे। इसके लिए आगे बात करते हैं। यह रेखा आर्कटिक महासागर, यह रेखा देखिए कौन कौन सा महासागर से गुजर रहा है? तो क्या आर्कटिक महासागर से गुजर रहा है। ठीक है, बेरिंग सागर से गुजर रहा है, और प्रशांत महासागर से। तो प्रशांत महासागर तो है ही, ठीक है, क्योंकि अलास्का वगैरह किस में पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो यह रेखा आर्कटिक महासागर से, बेरिंग सागर से, देखिए बेरिंग आर्कटिक हो गया, बेरिंग सागर हो गया, और प्रशांत महासागर से गुजरती है। आगे बात करते हैं कि ऐसा 180 डिग्री देशांतर के पूरब में क्या होता है कि जैसे आज के मान के रविवार 19 जनवरी है, तो पश्चिम में जाने पर क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, सोमवार हो जाएगा, 20 जनवरी हो जाएगा। तो इसलिए एक फेमस कोट है कि ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे वेस्ट, माने कि अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन वेस्ट हो जाएगा आपका। मतलब कि अगर आप पूरब में रविवार का 19 जनवरी का रविवार को आप इंजॉय कर रहे हैं, तो जैसे ही आप क्या कहते हैं कि वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि सोमवार 20 जनवरी आ जाएगा, जो कि हम लोग का एक दिन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं महाद्वीप पढ़ना। ठीक है, क्या पढ़ना चालू करते हैं? महाद्वीप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा 1 मिनट। तो आइए देखते हैं महाद्वीप कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट में क्या है कि ये पृथ्वी पूरा मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी है, गोल एक पृथ्वी है। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना होता है? तो त्रिज्या होता है, पृथ्वी एक जियोड शेप का है। ठीक है, जियोड आकृति का है। ठीक है, और पृथ्वी का त्रिज्या माने कि रेडियस कितना है? तो 6370 किलोमीटर है। कितना? 6370 किलोमीटर है। ठीक है, और एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है? 6378। ठीक है, एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है? 6378 किलोमीटर है। ठीक है, और बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं कि
इसमें महासागर कितना पे है, 71% पर जल है जो कि महासागर हो गया, और 29% पर स्थल है, लैंड है, जो कि महाद्वीप हो गया। ठीक है, तो हम सातों कॉन्टिनेंट मात्र 29% पर है, और क्या बोलते हैं महासागर कितने पर है, तो 71% पर है। आगे बात करते हैं पृथ्वी की गति का। तो पृथ्वी में दो प्रकार का गति होता है, एक घूर्णन, एक परिकीर्णन। ठीक है, घूर्णन को रोटेशन कहते हैं, परिकीर्णन को रिवोल्यूशन कहते हैं। घूर्णन रिवोल्यूशन को, रोटेशन को क्या कहते हैं, अपने एक्सिस पर घूमना, अपने अक्ष माने अपने एक्सिस पर घूमना। ठीक है, एक बार घूमना, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट। ठीक है, एक बार घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है, लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, एक बार घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है, जो कि लगभग 24 घंटे के बराबर है, और इसी के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं रिवोल्यूशन का बात करें तो परिकीर्णन का, तो पृथ्वी के चारों ओर घूमना एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगता है। 365 दिन, ठीक है, 365 दिन 6 घंटे लगता है। और बात करते हैं ये परिकीर्णन का, रिवोल्यूशन का स्पीड का, गति का बात करें तो 29.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, स्पीड का बात करें तो 29.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड का समय लगता है, का स्पीड है। ठीक है, 29.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ये एक वर्ष में लगभग क्या कहते हैं परिक्रमण कर लेता है, जैसे कि 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, तो वही 4 साल पर एक बार क्या आता है, लीप ईयर आता है। ठीक है, इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। आगे बात करते हैं कि सूर्य क्या होता है कि सूर्य की चारों तरफ क्या पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा गोलाकार नहीं है, जिसके ठीक है, पृथ्वी जिस क्या बोलते हैं पाथ पर को फॉलो करती है, पूरा गोलाकार नहीं है। तो कैसा है, ये पृथ्वी परिक्रमण जो करती है ना, परिक्रमण रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, रिवोल्यूशन करती है, वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में करती है, इक्लिप्स में करती है। ठीक है, पृथ्वी परिक्रमण ठीक है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में करती है, इक्लिप्स में करती है। ठीक है, तो कहीं पे इसका दूरी कम है, कहीं पे इसका दूरी ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे अधिकतम दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, ऑफशोर। ठीक है, अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, ऑफशोर। देखते हैं इसमें है क्या, ऑफशोर। एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ रहा ना, ये रहा ये। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि सूर्य और क्या बोलते हैं कि पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी है उसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अपेहेलियन कहा जाता है, जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और ये 4 जुलाई को ये स्थिति आती है। ठीक है, और बात करते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, पेरीहेलियन कहा जाता है। पेरीहेलियन जो कि 14.70 करोड़ किलोमीटर है, 14.70 करोड़ किलोमीटर उपसौर है, पेरीहेलियन है। ठीक है, आगे बात करें जो कि 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को ये वाला स्थिति आता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि एपीहेलियन जिसको अपसौर कहा जाता है उसकी कितना है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है, जो कि 4 जुलाई को आता है। और न्यूनतम दूरी वाला उपसौर पेरीहेलियन 14.70 करोड़ किलोमीटर है, जो कि 3 जनवरी को आता है। ठीक है, 3 जनवरी को आता है। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा, ए से होता है एपीहेलियन, ए से अवे हो गया, तो दूरी, अवे माने दूरी होता है, दूरी वाला मैक्सिमम हो गया, पी से हो गया पास, और मिनिमम वाला हो गया उपसौर पेरीहेलियन। ठीक है, आगे बात करें 14.70, ये बात क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कि ये रहा सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, जैसे कि सूर्य और क्या कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब विषुवत रेखा पे, ठीक है, विषुवत रेखा पे डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब विषुवत रेखा पे पड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है कि विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि 2 साल में 2 बार आता है। एक 21 मार्च को आता है। ठीक है, 21 मार्च को आता है, जो दिन रात बराबर होता है। विषुव के समय क्या होता है कि दिन और रात बराबर होता है, एक 21 मार्च को आता है। ठीक है, 21 मार्च, और उसके बाद पर बात करते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर को, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सन का प्रकाश पड़ता है। और क्या कहते हैं कि उसी तरीके से यहाँ पे 21 मार्च हो गया, तो मार्च से 3 महीना आगे बढ़ी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून में क्या होता है कि ग्रीष्म अयनांत आता है, माने समर सोलिस्टिक आता है, जो कि 21 जून को पड़ता है, जिसमें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पड़ता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पड़ता है, क्योंकि सूर्य का रोशनी पृथ्वी के कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है, जो कि 10.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, और एक स्थिति आता है
और ठीक एक स्थिति आता है जब सूर्य का रोशनी मकर रेखा पे डायरेक्ट पड़ता है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पे पड़ता है मकर रेखा, ठीक है। इसको शीत आयनांत बोला जाता है, ठीक है। विंटर सोलिस्टिक कहा जाता है, जो कि 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को आता है ये, ठीक है, जिसमें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात कब होता है? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब आता है? तो 21 जून को आता है, ठीक है। 21 जून को ही योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2014 में मोदी जी यूएनओ में बात रखे थे और वहाँ से इसको लाए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार, ठीक है, पहली बार 21 जून 2015 को, 21 जून 2015 को क्या बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और बात करते हैं कि 2024 में का थीम था स्वयं एवं समाज के लिए योग, सेल्फ एंड सोसाइटी के लिए योग हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, विषुव की स्थिति में दिन और रात बराबर होता है तथा सूर्य की किरण भूमध्य रेखा इक्वेटर पर लंबवत सीधी गिरती है। आगे बात करते हैं कि महाद्वीप के उत्पत्ति का, तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है। एक महाद्वीप की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि वैगनर ने दिया था। वैगनर जो जर्मनी वाले हैं ना, जर्मनी के वैगनर थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1912 में वैगनर ने दिया था जर्मनी के, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी का इनके अनुसार क्या था कि पूरे के पूरे महाद्वीप कार्बोनीफेरस युग में, बहुत समय पहले कार्बोनीफेरस युग में पूरे के पूरे स्थल भाग को पेंजिया कहा जाता था, जो कि बहुत बड़ा भूभाग था, ठीक है। पूरा एक कंप्लीट एक भूभाग था जिसको स्थल भाग, उसको पेंजिया कहा जाता था। उसके चारों तरफ पेंथलासा था जिसको जल वाले भाग को पेंथलासा कहा जाता है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या बोलते हैं, पूरे पेंजिया में दरार आया और बीच में ये जो बीच में जो पेंथलासा का पानी है जाके बीच में चला गया, जिसको टेथिस सागर कहा जाता है। तो क्या हुआ कि स्थल भाग क्या दो टुकड़ों में बट गया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को क्या कहा जाएगा? अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया कहा गया। अंगारा लैंड, उत्तरी पेंजिया को क्या कहा गया? अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया कहा गया। और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। और बीच में टेथिस सागर, ठीक है, बीच में टेथिस सागर आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि और जो उत्तरी पेंजिया था जिसको अंगारा लैंड कहा जाता है, उससे कुछ को क्या क्या बना? तो उत्तरी अमेरिका बन गया, और यूरेशिया जिसमें यूरोप और एशिया आया, और भारत का नॉर्थ वाला पार्ट भी क्या होते हैं कि ये अंगारा लैंड का भाग है, और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गोंडवाना लैंड से कौन कौन बना? तो दक्षिण अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, ठीक है। और बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जितना हो गया वो क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड का भाग है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो नीचे वाला भाग है वो सब गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। आगे बात करते हैं अंगारा लैंड का। तो अंगारा लैंड में कौन कौन हो गया? नॉर्थ अमेरिका हो गया, और यूरेशिया माने यूरोप और एशिया का कुछ भाग क्या कहते हैं कि अंगारा लैंड का है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन हो गया? साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं महाद्वीप का क्रम देखते हैं, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीप का घटते क्रम में कौन होगा? तो सबसे पहले तो चाहे क्षेत्रफल का हो या जनसंख्या का हो, एशिया और अफ्रीका दोनों 1-2 नंबर पे आता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से पहले देख लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीप का घटता क्रम कौन सा है? एशिया सबसे 1 नंबर पर आएगा, फिर अफ्रीका आएगा, ठीक, अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका आएगा, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से दोनों शुरू का 2 तो सेम ही रहेगा। कौन सा? एशिया, ठीक है, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद यूरोप आ जाएगा, छोटा है लेकिन बहुत लोग यहाँ रहता है यूरोप में, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका लास्ट में। क्या क्योंकि अंटार्कटिका को हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या विहीन महाद्वीप है, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का खोज कैसे हुआ? तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का खोज कैसे हुआ? तो उसके लिए हमको पहले मैप में चलना होगा, आपको दिखाना होगा कि पुर्तगाल और स्पेन कहाँ पे है। तो उसके लिए हमको पेज नंबर कितना लिखे थे हम? 58 में। तो आइए 58 में देखते हैं। 58, 1 मिनट रुक जाइएगा। 58, थोड़ा सा यूरोप का मैप थोड़ा खोल लें। यूरोप का मैप नहीं, यूरोप का मैप हमको खोलना है। 1 मिनट हमको समय दीजिएगा। यूरोप का मैप कहाँ? एशिया आया, एशिया है, एशिया। यूरोप का मैप गलत लिख लिए थे क्या? यूरोप का मैप, यूरोप, अफ्रीका आ गया। यूरोप किधर है भाई? यही तो दिक्कत है।
यूरोप, आजा भाई, यूरोप कहाँ है? यूरोप का 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, थोड़ा मैप खोल लें यूरोप का। कहाँ चला गया? यूरोप कहाँ है? 1 मिनट रुकिए, यूरोप का देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप कहाँ है? यूरोप, थोड़ा वेट करिएगा हल्का सा, ठीक है। यूरोप यहाँ मिल गया क्या? 1 मिनट रुकिएगा, आ गया है, ठीक है। यूरोप, चलिए आ गया, ठीक है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है कि स्पेन है, पुर्तगाल है ना, स्पेन और पुर्तगाल। तो देखिए क्या हुआ था कि उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का खोज के लिए क्या हुआ था कि इंडिया को खोजने के लिए ये लोग चला था, क्या कि इसको बोला गया था क्या कि जहाँ पे मसाला मिलेगा ना, वो मसाला मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, इंडिया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्पेन से पश्चिम की ओर, ठीक है, स्पेन से क्या हुआ कि स्पेन से, यहाँ जो स्पेन है, स्पेन से पश्चिम की ओर, ठीक है, कोलंबस चला। कब? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में स्पेन से क्या हुआ कि स्पेन से पश्चिम की ओर कोलंबस चला 1492 ईस्वी में, ठीक है। और बात करते हैं कि गया तो उसको एक न्यू वर्ल्ड मिला, ठीक है, जो कि इंडिया के ही जैसा था लेकिन वेस्ट में था, इसलिए इसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया, ठीक है। जो वेस्ट में इंडिया है उसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इधर आपको पता ही है कि वेस्ट इंडीज है कैरेबियन सागर के पास, तो वहाँ पे पहुँचा। लेकिन क्या हुआ कि पुर्तगाल से, यहाँ जो पुर्तगाल से पूरब की तरफ, एक तरफ पूरब की तरफ गया, एक तरफ पश्चिम की तरफ। तो पूरब की तरफ पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में गया और भारत की खोज किया, ठीक है। इतना बात तो हम लोग को पता ही है। 1498 में वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था और इधर 1492 में पश्चिम की ओर गया था, कहाँ से? स्पेन से। तो स्पेन से गया, वो वेस्ट इंडीज़ का खोज किया, और जो पुर्तगाल से पूरब की ओर आया वो वास्को डी गामा 1498 में वो भारत का खोज किया, ठीक है। आगे बात करते हैं नोट में, स्पेन से कोलंबस ने 1492 ईस्वी में नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड की खोज की, जिसे इटली के खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुच्ची, ठीक है ना, अमेरिगो वेस्पुच्ची ने अमेरिका नाम रख दिया, ठीक है। इटली के जो खोजकर्ता था अमेरिगो वेस्पुच्ची, उसने अमेरिका नाम रख दिया। तो देखिए ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। तो ऊपर में क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका मैप ये रहा अपना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 बार जो मोड़ा गया था, देख लीजिए। आर्कटिक सागर हो गया, आर्कटिक सागर, उसके बाद अंटार्कटिका से मोड़ा गया, बेरिंग सागर से मोड़ा गया, फिर अप्लेशियन सागर से होते हुए, और ये फिजी द्वीप समूह से मोड़ा गया था, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या होगा, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे बेरिंग जल संधि, ठीक है। बेरिंग जल संधि से शुरू करेंगे और इसके बाद अलास्का आएगा एक तरफ, अलास्का, उसके बाद ब्यूफोर्ट सागर आएगा, आर्कटिक सागर आएगा, उसके बाद ग्रीनलैंड आएगा, उसके बाद बेफिन सागर, और एक तरफ आएगा बेफिन द्वीप के एक तरफ के क्या कहते हैं कि डेविस जल संधि आएगा। कौन सा? डेविस जल संधि आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि एक तरफ ग्रीनलैंड हो गया जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, उधर आइसलैंड हो जाएगा। और डेविस जल संधि आएगा जो कि बेफिन सागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ फिर हडसन की खाड़ी आएगा, कनाडा में क्यूबेक का स्थान आएगा, जहाँ पे उसी के पास न्यू फाउंडलैंड आएगा, जहाँ पे ग्रैंड बैंक है, मछली उत्पादन के लिए बेस्ट है यहाँ पे। उसके बाद सेंट लॉरेंस की खाड़ी आएगा। उसके बाद नीचे उतरेंगे तो बहमास आएगा यूके का, फिर बहमास हो गया, बरमूडा आ जाएगा, हैती आ जाएगा, क्यूबा आएगा। तो बरमूडा, फ्लोरिडा और क्या बोलते हैं कि बहामास के बीच में एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, इसको बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इधर नीचे उतरेंगे तो लेसर एंटिलीज आएगा, ठीक है, जिसमें छोटा देश बारबोडास हो गया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जो कि इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के ही क्या बोलते हैं कि वो राष्ट्रपति आए थे, कंगालू नाम था शायद उनका। उसके बाद नीचे क्यूबा आएगा, फिर कैरेबियन सागर आएगा, मैक्सिको खाड़ी से नीचे, मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए मैक्सिको खाड़ी और क्या बोलते हैं कि कैरेबियन सागर को जोड़ने वाला एक चैनल आएगा जिसको युगाटन चैनल बोला जाता है। उसके बाद क्यूबा, फिर उसके बाद पनामा शहर से
शहर से हम लोग इधर आ जाएंगे कैलिफोर्निया की तरफ, उसके बाद लॉस एंजल्स आएगा जहाँ पे अभी आग लगा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं यहीं पे देखिए बरमूडा ट्रायंगल के पास भी ना सारगैसो सागर है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो वैंकूवर द्वीप आ जाएगा कनाडा का, जहाँ पे ऐतिहासिक 1914 का कामागाटोमारू संस्करण हुआ था। आगे बात करते हैं उसका प्रशांत महासागर में एंट्री मारेंगे तो देखिए कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर में आना है तो पनामा नहर को पार करना होगा। उसके बाद हम लोग फिर से इधर बेरिंग जल संधि में मिल जाएंगे। तो जहाँ से हम लोग शुरू किए थे वहीं पे पहुँच गए, ठीक है। जहाँ से हम लोग शुरू किए थे वहीं से तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, एक मिनट रुक जाइएगा, एक बार हम आपको पूरे के पूरे मैप में दिखा देते हैं। 58 पे है 58, एक मिनट, 58 पे ये देखिए यहाँ पे है, देखिए देखते जाइएगा यहाँ से, देखिए पूरा नहीं है क्या, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, थोड़ा मैप अच्छा वाला खोल लेते हैं जिसमें सब कुछ दिया हो, एक मिनट। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या बोलते हैं कि सर कंप्लीट मैप सर देते ही नहीं है, कंप्लीट मैप, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट। कहाँ है भाई, कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए बेरिंग जल संधि यहाँ पे लिखा हुआ है, बेरिंग अलास्का है, अलास्का का क्षेत्र है, फिर बेरिंग जल संधि हो गया, फिर ब्यूफोर्ट सागर हो गया। ब्यूफोर्ट सागर से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, अंटार्कटिका, देखिए ऊपर में लिखा होगा आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर यहाँ लिखा होगा। फिर ग्रीनलैंड हो गया यहाँ पे, फिर बेफिन की खाड़ी दिख रहा होगा, बेफिन द्वीप, बेफिन की खाड़ी, यहाँ पे डेवी जल संधि है, फिर हडसन की खाड़ी है, ठीक है, हडसन जल संधि हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उसके बाद आइसलैंड यहाँ पे दिख रहा होगा, आइसलैंड हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि सेंट लॉरेंस नदी देख रहे हैं, सेंट लॉरेंस की खाड़ी हो गया, ठीक है। उसके लेब्राडोर सागर, और बात करते हैं बेफिन सागर को जोड़ने वाला डेविस जल संधि समझ में आ गया, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको है ही। इसके बाद आगे बात करते हैं कि न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे है, न्यू फाउंडलैंड दिख रहा होगा, क्यूबेक शहर न्यू फाउंडलैंड दिख रहा होगा, लॉरेंस की खाड़ी हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि न्यू फाउंडलैंड हो गया, सेंट लॉरेंस, बरमूडा वगैरह यहाँ पे हो गया, ठीक है, बरमूडा, बहामास यहाँ पे ये हो गया, लेसर एंटिलीज, ठीक है, और बरमूडा ट्रायंगल, सारगासो सागर यहाँ पे इस एरिया में है, ठीक है। आगे बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है, देखिए मैक्सिको की खाड़ी हो गया, क्यूबा हैती और ये सब जमैका, ये सब यहाँ पे है। उसके बाद युगाटन चैनल हो गया, ठीक है। उसके बाद पनामा शहर होते हुए यहाँ पे कैलिफोर्निया आ जाएगा, ठीक है, कैलिफोर्निया, वैंकूवर, ठीक है, होते हुए ये वैंकूवर द्वीप, देखिए यहाँ पे वैंकूवर द्वीप। उसके बाद क्या कहते हैं कि बेरिंग जल संधि है, ठीक है, ठीक है। तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।